हेलो दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पोर्शन को, जो जनवरी 2024 का है। यह सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जिसमें हम पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अभिकथन ए है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता। आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों पॉजिटिव हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि ऑप्शन ए, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। ऑप्शन बी, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचनावादियों का यह मत होता है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। ऑप्शन बी, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ऑप्शन सी, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। या ऑप्शन डी, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। यह ऑप्शन गलत होगा। अधिगम एक उत्पाद नहीं अपितु एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास रेखीय होता है। ऑप्शन बी, समीप दूराभिमुख होता है। ऑप्शन सी, अराजक होता है। या ऑप्शन डी, शीर्षगामी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समीप दूराभिमुख होता है, जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के किस पहलू से तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन ए, नैतिक विकास। ऑप्शन बी, गतिक विकास। ऑप्शन सी, सामाजिक विकास। या ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास। आंसर ऑप्शन डी होगा, संज्ञानात्मक विकास। तर्क, चिंतन और समस्या समाधान ये सभी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। ऑप्शन ए, संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व चलन अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रिया अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व चलन अवस्था, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बालक निर्जीव चीजों को भी सजीव मानने लगता है, इसलिए अरु का कहना है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट कर दिया है, जबकि रस्सी निर्जीव है लेकिन फिर भी उसे वह सजीव मान रही है। अतः इसका राइट आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व चलन अवस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में
ऑप्शन ए, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। ऑप्शन बी, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। ऑप्शन सी, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ऑप्शन डी, विकास सिर से पांव तक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास सिर से पांव तक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिकथन ए है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है इसका, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संधारित करने में मदद मिलती है। अभिकथन और कारण दोनों पॉजिटिव हैं तथा अभिकथन कारण से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिकथन ए है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है इसका, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। अब ऑप्शन ए है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। बच्चों द्वारा विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से बचपन को जिया जाता है लेकिन कारण बता रहा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो ये ऑप्शन सरासर गलत है क्योंकि सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, इसलिए कारण आर गलत होगा जबकि अभिकथन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन ए है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है इसका, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो सही विकल्प चुनना है हमें। तो ऑप्शन ए है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताया कि बालक का जो नैतिक विकास होता है वह क्रमिक रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, समावेशी कक्षा भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, अनुकूलन। ऑप्शन बी, संगठन। ऑप्शन सी, असंतुलन। या ऑप्शन डी, निजी बाक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निजी बाक। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे निजी बाक या आत्म बाक के द्वारा स्वनियमन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ऑप्शन ए, परिकल्पित तार्किकता। ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन सी, इंद्रियों का समन्वय। या ऑप्शन डी, विकेंद्रीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ऑप्शन ए, वे प्रश्न
जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। ऑप्शन बी, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। ऑप्शन सी, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। या ऑप्शन डी, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन डी होगा कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं वही छात्र की गंभीर जानकारी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ऑप्शन बी, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ऑप्शन सी, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। या ऑप्शन डी, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। ऑप्शन ए, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। ऑप्शन बी, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। ऑप्शन सी, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं। या ऑप्शन डी, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ऑप्शन ए, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ऑप्शन बी, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। ऑप्शन सी, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। या ऑप्शन डी, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन ए, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। ऑप्शन बी, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। ऑप्शन सी, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। या ऑप्शन डी, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, जेंडर समता। ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन सी, जेंडर संबंधता। या ऑप्शन डी, जेंडर समानता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन बी, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। ऑप्शन सी, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। या ऑप्शन डी, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए, निष्क्रिय अनुसरण। ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया सेट। ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। या ऑप्शन डी, कार्यात्मक स्थिरता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। ऑप्शन ए, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। या ऑप्शन डी, एक सही समाधान पर स्थिर रहता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कि अभिसारी चिंतन जो होता है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए, एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ऑप्शन बी, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। या ऑप्शन डी, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। यह रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। ऑप्शन बी, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ऑप्शन सी, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। या ऑप्शन डी, यह व्यापक और सामान्य होती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ऑप्शन बी, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सहायता करने के कौशल। ऑप्शन सी, अंतःव्यक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। या ऑप्शन डी, तार्किक गणितीय नित्य या क्रिया संबंधी क्षमताएं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अंतःव्यक्तिक होता है खुद को समझना और अंतर्व्यक्तिक होता है दूसरों को समझना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। या ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन ए, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या पूर्व आधारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। या ऑप्शन डी, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, जो प्रगतिशील शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है, क्या है? ऑप्शन ए, क्रियात्मक शारीरिक। ऑप्शन बी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी, जैविक कार्यात्मक। या ऑप्शन डी, कार्यात्मक जैविक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैविक और कार्यात्मक। बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? पहला बिंदु है बोलकर सोचो। दूसरा बिंदु है संकेत और इशारे। तीसरा बिंदु है प्रश्न। चौथा बिंदु है आधा हल किया हुआ उदाहरण। और पांचवा बिंदु है रटकर दोहराओ। तो ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑप्शन सी है पहला और दूसरा। ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आलंबन के प्रमुख उदाहरण हैं बोलकर सोचो, इशारे और संकेत, प्रश्न और आधा हल किया हुआ उदाहरण। रटकर दोहराओ आलंबन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ऑप्शन ए, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। ऑप्शन बी, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। ऑप्शन सी, पहले स्तर के पहले चरण में। या ऑप्शन डी, पहले स्तर के दूसरे चरण में।
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पहले स्तर के दूसरे चरण में। पहले स्तर के दूसरे चरण में बालक आत्म केंद्रित होता है और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले सीटेट के पेपर को ध्यान में रखकर तैयारी करवाई जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।